और अब रुक करते हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन का। मैं हूं आपके साथ अनंत। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना गलत नहीं होगा, और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करती है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते समाज का एक बड़ा हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहां मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। हमारा उद्देश्य है कि किसी भी तरह की कानूनी अड़चन के दौरान आपके साथ हम खड़े हों, आपकी कानूनी सहायता के लिए। और इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन इस लीगल हेल्पलाइन के जरिए आपकी कानूनी समस्याओं के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता के साथ मौजूद है। जो नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उन नंबर पर फोन कर आप हमसे जुड़ सकते हैं, निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। और रोजाना आपके सामने एक नए विषय के साथ हम आते हैं, ताकि आपकी कानून संबंधी जानकारी को हम मजबूत कर सकें। इस दरमियान आपसे किसी भी तरह की कानूनी समस्या को लेकर सहायता के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। और आज का हमारा विषय है चिकित्सकीय लापरवाही यानी मेडिकल नेग्लिजेंस। इससे जुड़े आपके कानूनी अधिकार क्या है? अगर खुदा ना खास्ता आपका कोई जानने वाला, कोई रिलेटिव, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार चिकित्सकीय लापरवाही का शिकार बनता है, तो उस वक्त कानूनी अधिकार आपके क्या हैं और चिकित्सकीय लापरवाही के खिलाफ कानून में क्या कहा गया है, किस तरीके के अधिकार आपको दिए गए हैं, इन्हीं तमाम चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे। उसके अलावा अगर आपको कोई भी कानूनी दिक्कत है तो हम यहाँ मौजूद हैं आपके साथ, आपकी हर तरह की कानूनी समस्या में आपकी बेहतर सहायता के लिए। और चिकित्सकीय लापरवाही पर बेहतर चर्चा के लिए, साथ ही साथ आपकी तमाम कानूनी समस्याओं में बेहतर सहायता के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में आज सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता अनुराग ओझा। अनुराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले अनुराग, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि मेडिकल नेग्लिजेंस यानी चिकित्सकीय लापरवाही की जब हम बात करते हैं तो संक्षेप में अपने दर्शकों को मैं चाहूंगा कि आप बताएं हमारे कि दरअसल चिकित्सकीय लापरवाही है क्या, कैसे इसको समझा जाता है और क्या अधिकार इसके बारे में दिए गए हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो हमें ये समझना होगा कि समय पे स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित उपचार पाना किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार और आवश्यकता पड़ने पे चिकित्सकीय सहायता एक मूल अधिकार है जी। 3 तरह की समस्याएं मूलतः आती हैं। एक पहली तो समस्या ये आती है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है, उसे चिकित्सकीय सहायता की आवश्यकता है, वो निकटतम सार्वजनिक सरकारी अस्पताल पे जाता है तो उसे वो अधिकार प्राप्त नहीं होता है। दूसरा ये हो सकता है कि वो जाता है लेकिन जिस तरीके से उसका उपचार होना चाहिए था ये नहीं हो पाता है जी। उसमें स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव हो सकता है, लोगों का व्यवहार उसके विपरीत हो सकता है। और तीसरी जो सबसे विभत्स स्थिति होती है वो यह होती है कि चिकित्सक के पार्ट पे लापरवाही हो, चिकित्सक के द्वारा की हुई लापरवाही इस तरह की हो जो उसके लिए जानलेवा हो या चिकित्सक से अपेक्षित ना हो। इन तीनों प्रकार के लिए अलग अलग तरह की रेमेडीज अवेलेबल हैं कानून में जी। पहले अगर आप जाते हैं और आपको नहीं मिलती हैं तो आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कंप्लेंट कर सकते हैं। कंसर्न लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको सूचित कर सकते हैं। और ये आपको समझना होगा कि यह आपका अधिकार है, इसे आपसे कोई छीन नहीं सकता। इसीलिए आप देखेंगे सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी की व्यवस्था होती है जी। अब तो सिस्टम काफी रेशनलाइज हो गया है तो कहीं मना नहीं किया जाता। ज्यादातर समस्या दूसरे और तीसरे प्रकार की होती है जहां पे रिश्वत की मांग की जाती है या चिकित्सकों का व्यवहार सकारात्मक नहीं होता है जी। उस स्थिति में हमें देखना होगा कि अगर इलाज में इस प्रकार की लापरवाही है जो किसी व्यक्ति के लिए घातक है और वो चिकित्सक से अपेक्षित नहीं है तो उस स्थिति में वो कंज्यूमर फोरम जा सकता है, कंज्यूमर फोरम में मुकदमा कर सकता है, सिविल सूट फाइल कर सकता है। और अगर सरकारी अस्पताल है और चिकित्सक लोक प्राधिकारी है, पब्लिक सर्वेंट है तो क्रिमिनल मैकेनिज्म भी अडॉप्ट किया जा सकता है। हाई कोर्ट्स में भी प्रावधान है। अनुराग, वापस मैं आपका लौटूंगा। इस वक्त औरंगाबाद महाराष्ट्र से प्रतीक्षा हमारे दर्शक हम तक जुड़ चुके हैं। प्रतीक्षा, स्वागत है आपका, अपनी बात आप रखिए। हेलो जी प्रतीक्षा। हाँ जी, मेरा सवाल ये है
कि मेरे पति को मेडिकल कॉलेज में पीटा था स्टूडेंट्स ने। तो उन्होंने फिर एफआईआर दर्ज की जी। फिर और उनको उसमें ग्रीवियस हर्ट हुआ, तो वो लड़के को ग्रीवियस हर्ट की सेक्शन भी लगी। फिर वो जो लड़का था उसकी गर्लफ्रेंड ने उनके ऊपर केस की छेड़खानी की जी। हाँ, तो फिर वो झूठी केस है, मतलब उन्होंने वैसे कुछ किया नहीं था। तो मेरा सवाल ये है कि वो क्रैश कर सकते कि हम लोग एफआईआर वगैरह। ठीक है, अनुराग आपके पास में आऊंगा इस चीज के लिए, क्या बेहतर सहायता इनकी हमारी तरफ से की? अगर वो झूठी कंप्लेंट है तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप हाई कोर्ट में सेक्शन 482 सीआरपीसी में एक प्रार्थना पत्र डालें, एप्लीकेशन डालें, पिटीशन फाइल करें और कंसर्न हाई कोर्ट उसको क्वैश कर देगा। जो लीगल ग्राउंड्स होंगे वो आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। बिना कंप्लेंट पढ़े ये बता पाना संभव नहीं होगा, लेकिन मूलतः यही है कि अगर एफआईआर ऑफेंस डिस्क्लोज नहीं करती है या एफआईआर इज रिप्लीट विद समथिंग विच इज अ वेंडेटा, देन यू विल सर्टेनली गेट अ रेमेडी। भजन लाल का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, वो आपकी सहायता करेगा और आप कंसर्न हाई कोर्ट मूव कर सकती हैं। इस वक्त गुजरात से राय बहादुर हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। राय बहादुर साहब, स्वागत है आपका, अपनी बात आप रखिए। हाँ नमस्कार साहब, मैं अहमदाबाद से राय बहादुर सिंह बोल रहा हूँ जी। हाँ सर, मैं आर्मी में था। मैं 95 में मेरे को 4 की एंट्री पे डिस्चार्ज कर दिया था जी। हाँ, तो उसके बारे में आपको मैं फोन भी किया था इससे पहले। तो 27 तारीख को मैंने यहाँ से, आपने बोला था कागज भेजिए, तो मैंने यहाँ से डिस्चार्ज किया था। आपको शायद मिल भी गए होंगे जी। लेकिन राय अभी बहादुर साहब, तक कोई आपके जवाब कागजात नहीं आया। दरअसल अभी तक हमारे पास शायद नहीं पहुंचे हैं। हम दोबारा उस वक्त को चेक कर लिया जाएगा और अगर आपके कागजात हम तक पहुंच गए होंगे तो बहुत जल्द हमारी तरफ से आपको बेहतर सहायता जरूर मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तो जुड़ने के लिए। अनुराग, मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति चिकित्सकीय लापरवाही का शिकार होता है, कोई अंग भंग हो जाता है या कि फिर किसी भी तरह का नुकसान आपको हो जाता है, तो पहला कदम आपका क्या होना चाहिए? हम कहाँ अप्रोच करें, कैसे अप्रोच करें? देखिए, सबसे पहले ये निर्धारित करना होगा कि जो डॉक्टर है उसकी लापरवाही इंटेंशनल थी या नहीं। अगर वो इंटेंशनल थी तो आप क्रिमिनल मैकेनिज्म इन्फोर्स कर सकते हैं। सेक्शन 304A है आईपीसी का, जो रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट को एक ऑफेंस डिक्लेयर करता है, एक अपराध घोषित करता है जी। तो क्रिमिनल प्रोसेस चलेगा। और कंपनसेशन के लिए आप कंज्यूमर फोरम में एप्लीकेशन डाल सकते हैं। कंज्यूमर फोरम में अभी रिसेंट ट्रेंड मैं आपको बता दूं, कोर्ट्स काफ़ी सेंसिटिव हो गई है। हाल में ही नेशनल कंज्यूमर फोरम से एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट गया था और सुप्रीम कोर्ट ने 1 करोड़ रुपए कंपनसेशन ग्रांट किया है जी। तो आप समझ सकते हैं कोर्ट की सिंपैथी काफ़ी है। और अब इस स्थिति में तो ये कह सकते हैं कि कोर्ट इसको प्रायोरिटी पे देती है, ये सब चीज़ें प्रायोरिटी पे टेकअप की जाती है। इस वक्त अब्दुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं वेस्ट बंगाल से। अब्दुल, स्वागत है आपका, अपनी बात आप रखिए। चलो अब्दुल, आपका नंबर हम तक पहुंच चुका है। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की टीम जल्द आपको कॉल करेगी, आप तक जुड़कर आपकी बेहतर सहायता हम हमारे द्वारा जरूर की जाएगी। अनुराग, जो आपने बात की थी इंटेंशन की, कि अगर इंटेंशन डॉक्टर की गलत होती हैं तब एक क्रिमिनल ऑफेंस उनके ऊपर लगाया जाएगा, अगर नहीं होती हैं तो सिविल में। लेकिन इंटेंशन से डिफाइन कैसे होंगी, आखिरकार ये कैसे निर्धारित किया जाएगा? देखिए, कई कारण हो सकते हैं, इसमें कानून बड़ा स्पष्ट है। पहले ये समस्या होती थी कि ये आपराधिक मुकदमा बनेगा या नहीं बनेगा, या रेमेडी केवल सिविल लॉज में अवेलेबल है। सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया जैकब मैथ्यू 2005 में, उसके बाद स्थिति स्पष्ट है जी। अगर किसी चिकित्सक ने ऐसा कार्य किया है अपने सर्जरी करते समय या दवाएं देते समय जो उससे अपेक्षित नहीं है, किसी भी साधारण चिकित्सक से अपेक्षित नहीं है जी। तो उस स्थिति में उसकी सिविल लायबिलिटी तो बनेगी ही बनेगी जी। अब क्रिमिनल लायबिलिटी के केस में ये देखा जाना चाहिए कि क्या ये केवल लैक ऑफ ड्यूटी टू केयर है या उससे अधिक है। अगर लैक ऑफ ड्यूटी टू केयर से अधिक है तो आपराधिक मुकदमा बन सकता है जी। और इंटेंशन निर्धारित कैसे करेंगे, ये एक्ट किस प्रकार से उसने अपना चिकित्सकीय कार्य किया है ये निर्धारित करेगा। इंटेंशन का अर्थ ये नहीं है कि अगर उनके बीच में कोई झगड़ा हो या कोई दुराव हो तभी हो। इंटेंशन उसके एक्ट से डिटरमिन किया जाएगा, जिसमें आप इस तरह से समझिए इसको जी।
कि उसने कोई कृत्य जानबूझ के किया और उसको इस बात का आभास था कि इस कृत्य के करने से इसकी जान जा सकती है, और ये इस उद्देश्य से नहीं किया गया था कि उस व्यक्ति की जान बच जाए। जैसे ऑपरेशन करते समय कुछ ऑपरेटर्स छूट जाना किसी के पेट में, जी डॉक्टर को मिनिमम इतना तो ध्यान देना ही चाहिए। अगर इस तरह की स्थिति है तो आपराधिक मुकदमा निश्चित रूप से बनेगा। ठीक है। इस वक्त बिहार से गुड़िया हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। गुड़िया, स्वागत है आपका, अपनी बात आप रखिए। हेलो जी गुड़िया। हेलो गुड़िया, अब तक आवाज पहुंच रही है हमारी? हेलो, मेरा नंबर ले लीजिए। हेलो गुड़िया, आपका नंबर हम तक पहुंच चुका है, हमारी टीम जल्द आपको कॉल करेगी। आपकी आवाज अब तक हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आप तक कॉल करके आपकी समस्या जानकर हमारी तरफ से सहायता जरूर की जाएगी। अनुराग, जहां तक मेरी समझ कहती है कि जिस वक्त मरीज भर्ती होता है अस्पताल में, उस वक्त डॉक्टर की तरफ से उस मरीज की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की जाती है कि मरीज की मौजूदा स्वास्थ्य की हालात क्या हैं, और उसके बाद जब इलाज पूरा हो जाता है या फिर अगर कोई मेडिकल नेग्लिजेंस होती है तो तब की रिपोर्ट और पहले की रिपोर्ट को कंपेयर करने के बाद चीजें स्पष्ट होती हैं कि नेग्लिजेंस कहां पर रही है कि नहीं रही है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि कई दफा या तो मरीजों की, इसको आप नजरअंदाजी कह लीजिए या फिर डॉक्टर की तरफ से नजरअंदाजी कह लीजिए, कि कई दफा मरीजों की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती है, जिससे कि मेडिकल नेग्लिजेंस होने के बाद उसको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्या डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी मरीजों का कोई अधिकार बनता है? देखिए, ये तो निश्चित रूप से अधिकार है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने जितने भी अस्पताल हैं या जितने भी चिकित्सक हैं, सबके लिए कोड ऑफ कंडक्ट फिक्स कर रखा है जी। और उस कोड ऑफ कंडक्ट में दो चीजें महत्वपूर्ण हैं, पेशेंट के प्रति उनका कर्तव्य और पेशेंट का अधिकार। तो पेशेंट के प्रति उनके कर्तव्य में सबसे पहला कर्तव्य उनका यही है कि वो उसके रोग से संबंधित सभी जानकारी पेशेंट को बताएंगे। जी। या कभी कभी ऐसा संभव होता है कि पेशेंट को सीधे नहीं बताया जा सकता, क्योंकि जानकारी इस प्रकार की है कि हो सकता है वो निर्णय लेने में सक्षम ना हो या खुद वो अधिक चिंताग्रस्त हो जाए, तो जो उसका निकटतम व्यक्ति उसके साथ है उसको बताया जाएगा। जी। ठीक उसी प्रकार से उस व्यक्ति के पास पूरा अधिकार है कि वो पूरी जानकारी डॉक्टर से, चिकित्सक से जब चाहे तब ले सकता है। अगर इन दोनों में किसी भी प्रक्रिया का या प्रावधान का उल्लंघन होता है तो ये मान लिया जाएगा कि ये मेडिकल नेग्लिजेंस है। जी। और इसको सुनिश्चित करने का सबसे सुलभ तरीका यही होता है कि हर चीज डॉक्यूमेंटेड हो। इसीलिए आप देखेंगे बड़े अस्पतालों में या छोटे अस्पतालों में भी जब कभी भी पेशेंट के साथ निकटतम व्यक्ति की काउंसलिंग की जाती है तो बाकायदे उसका सिग्नेचर कराया जाता है। ये कंपलसरी प्रक्रिया है, ये सभी जगह इसका पालन होना चाहिए। अगर कहीं नहीं होता है तो ये गलत है। जी ठीक है। इस वक्त रविकांत यादव दिल्ली से जुड़ चुके हैं हम तक। रविकांत, स्वागत है आपका, अपनी बात आप रखिए। रविकांत, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? हेलो जी रविकांत, अपनी बात रखिए आप। हाँ जी। रविकांत, कैसे आपकी सहायता हम कर सकते हैं? अपनी समस्या रखिए आप। हाँ जी, मेरी समस्या ये है जी सर। जी सर ये है, मेरा कोर्ट में केस चला हुआ है जिसमें मेडिटेशन मांगा है जी, कोर्ट में जो है पोते के लिए जो है जी, तो मेंटेनेंस मांगा है। तो मेंटेनेंस में जो है जी मेरे विपरीत जो है ना बहू ने जो है जी मेडिकल जो है ना जो झूठे लगा रखे हैं जी दस्तावेज जी, डॉक्टर के नाम से जो है, मतलब डॉक्टर के पास मेरे पास है, सामने रखे हुए हूँ जी मैं। और डॉक्टर की जो है स्लिप जो है ना जी उसने जो है फर्जी लगा रखी है उसके अंदर जो है, ये तो डॉक्टर ने वो गलत लगा रखे हैं जी। तो मेरे पास सीरियल नंबर भी है उसके जो है। रविकांत, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जो समस्या आपकी है वो बिना आपके कागजात देखे उस बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल होगा। तो बेहतर ये होगा कि अपने कागजात की कॉपी किसी भी जरिए के द्वारा, चाहे ईमेल के द्वारा, चाहे व्हाट्सएप के जरिए, चाहे कुरियर के द्वारा आप हमारे एड्रेस पर भेज दीजिएगा। उनको देखने के बाद हम बेहतर स्थिति में हो पाएंगे कि आपको कोई भी चीजें बता सकें, कोई भी सलाह दे सके आप किस केस के बारे में। तो बेहतर होगा कि जो हमारा एड्रेस लगातार नीचे फ्लैश हो रहा है, इस एड्रेस पर अपनी चीजें आप भेज दीजिए, उसके बाद हमारी तरफ से अब तक सहायता जरूर पहुंचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमको जुड़ने के लिए। अनुराग, डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज की बात भी हम यहाँ पे सुनते हैं कि मेडिकल नेग्लिजेंस के दौरान, मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान अगर सर्विसेज में डेफिशिएंसी होती है, यानी पूरी तरीके से सुविधाएं नहीं दी जाती हैं मरीज को, तो वो भी मेडिकल नेग्लिजेंस के अंतर्गत आता है। जी हाँ, ये तो इस पे कानून स्पष्ट है जी कि जिस सुविधाओं का वो हकदार है और जिस प्रकार की सुविधाएं उसे चाहिए अपने समुचित इलाज के लिए, अगर वो सुविधाएं उसे नहीं प्रदान की जाती हैं तो वो मेडिकल नेग्लिजेंस है।
ठीक है अब इसमें समस्या एक आती है प्राइवेट हॉस्पिटल्स की। जी कभी कभी ऐसा होता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल हर चीज़ का चार्ज करते हैं, और अगर चार्ज उनको किसी तरह से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का व्यक्ति है वो नहीं दे पाया अपनी आर्थिक कमजोरी के कारण, तो वो उसको सुविधाओं से वंचित कर देते हैं। जी तो ये संभव है या नहीं, ये विषय देखना होगा। जी इसमें भी देखिए कानूनी प्रक्रिया स्पष्ट है। जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं ज़्यादातर किसी न किसी फॉर्म की सब्सिडी पे रहते हैं, और ये कानूनी उपबंध है उनके ऊपर कि वो कुछ प्रतिशत अपनी आय का इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोगों के लिए सुनिश्चित करेंगे। जी तो उसके अंतर्गत उन्हें करना चाहिए। अगर वो नहीं करते तो इसको भी इन्फोर्स किया जा सकता है, वो व्यक्ति कंसर्न व्यक्ति इसको इन्फोर्स कर सकता है। ठीक है। इस वक्त रमेश अजमेर से जुड़ चुके हैं हमारे दर्शक हम तक। रमेश, स्वागत है आपका, अपनी बात आप रखिए, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? हाँ, मैं यूँ कह रहा सर, ये जो मेडिकल जूरिस्ट होते हैं हॉस्पिटल में, जी ये हॉस्पिटल में जो मेडिकल जूरिस्ट होते हैं ना, आपकी रमेश हमारे तक आवाज आपके साफ पहुंच नहीं पा रही है। आपका नंबर हम तक आ गया है, हमारी टीम की तरफ से आपको कॉल जाएगा और आपकी बात बेहतर तरीके से समझकर उसमें आपको सहायता हमारी तरफ से जरूर पहुंचा जाएगी। अनुराग, हम समझ गए कि मेडिकल नेग्लिजेंस होता क्या है, किस किस तरीके से, किस जगह पर हम लोग किस स्थान पर आकर, किस मोड़ पर आकर केस दायर कर सकते हैं। लेकिन अब मामला यह था कि केस आप दायर कैसे करें, कहाँ करें, प्रोसेस का क्या होता है? देखिए 3 तरह के केसेस मैंने बताया आप दायर कर सकते हैं। पहला, अगर आपको लगता है कि चिकित्सकीय लापरवाही हुई है और आप कंपनसेशन हर्जाना चाहते हैं, तो आप कंज्यूमर फोरम जा सकते हैं। अब कंज्यूमर फोरम में आपको देखना होगा कि आप कितना हर्जाने की मांग कर रहे हैं। उस हिसाब से आप जिला उपभोक्ता फोरम या राज्य उपभोक्ता फोरम में केस डाल सकते हैं। जी 25 लाख से ऊपर है तो आप राज्य उपभोक्ता फोरम सीधे जा सकते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट है, करोड़ों में है, तो आप राष्ट्रीय फोरम में सीधे आ सकते हैं। तो ये तो हुआ उपभोक्ता फोरम का। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको क्रिमिनल केस परस्यू करना है, क्रिमिनल केस साथ साथ भी परस्यू कर सकते हैं, या केवल क्रिमिनल केस परस्यू करना है, तो उसका तरीका है आप FIR लॉन्च करें, जिसमें दर्शाएं कि किस तरह के मेडिकल नेग्लिजेंस हुए हैं जी और विशेष रूप से ये दिखा सकने में सक्षम हो कि रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट हुआ है। पुलिस अगर FIR रजिस्टर करती है तो ठीक है, नहीं रजिस्टर करती तो दंड प्रक्रिया संहिता में प्रावधान है कि आप सेक्शन 156 दंड प्रक्रिया संहिता में एप्लीकेशन कोर्ट को दें। कोर्ट उसमें या तो पुलिस को आदेश देगी या उसको स्वयं ही एक कंप्लेंट ट्रीट कर लेगी। ठीक है। इस वक्त अलीगढ़ से शिवदंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवदंत, स्वागत है आपका, अपनी बात आप रखिए। जी सर, मैं ये सिविल उसके बारे में, केस के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। जी बताइए। मेरा एक सिविल सूट फाइल किया था मैंने 2009 में जी, और वो मतलब पट्टे के आधार पर था, जो पट्टा मेरे पिताजी के नाम था जी। उसमें मैंने मकान बना लिया था मेरे पिताजी ने, और फिर मैं जो है उसमें रहने लगा, रह रहा था। फिर मैं बाहर चला गया, कुछ दिन वो टूट गया था, फिर मैंने वहाँ जगह से रहने लगा। उसके बाद क्षेत्रीय गांव की राजनीति से जी और ग्राम प्रधान जो हो गया, उसमें मैं पंच निर्वाचित हुआ। ठीक है। शिवदान, समस्या क्या है इसमें, आप ये बताइए कि आप हमसे क्या सहायता चाहते हैं? हाँ, मतलब ये है सर कि उसमें मेरे पक्ष में जो है वो हो गया, मतलब मेरे पक्ष में हो गया वो मुकदमा। और तो शिवकांत, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ। एक काम आप कीजिए कि आपके केस से संबंधित जो भी कागजात हैं और जो जिस पे प्रॉपर्टी में जो विवाद है उस पर जो कागजात हैं, वो तमाम कागजात की एक कॉपी पहले आप हम तक भेज दीजिएगा। हम लोग खुद उसको देखकर, समझकर, पढ़कर ये बात तय कर लेंगे आपकी केस की डायरेक्शन क्या है और आपके लिए क्या भला और बेहतर हम लोग उसमें कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से फिर आप तक सहायता हमारी तरफ से जरूर पहुंचा जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तक कॉल करने के लिए। अनुराग, हमने केस दायर करने के बारे में बात करी, कॉम्पनसेशन के बारे में आपसे पूछना चाहूंगा कि कॉम्पनसेशन के लिए हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, जब आप कंज्यूमर फोरम में केस करते हैं तो उसमें आपकी मुख्य डिमांड कंपनसेशन ही होती है जी। तो कंज्यूमर फोरम में आपको कंपनसेशन मिल सकता है। क्रिमिनल केसेस में तो देखिए कंपनसेशन वैसे होता नहीं है, कंपाउंडेबल ऑफेंस है, इसलिए बाद में सेटलमेंट पे कंपनसेशन हो सकता है जी। अगर आप सिविल सूट फाइल करते हैं। सिविल सूट का भी एक तरीका है। सिविल सूट पेचीदी प्रक्रिया है, धीरे धीरे चलती है,
लेकिन अगर आप सिविल सूट फाइल करते हैं और उसमें कंपनसेशन मांगते हैं तो उसमें भी कंसर्न कोर्ट कंपनसेशन ग्रांट कर सकती है। तो जिस दिन आप लीगल प्रक्रिया शुरू करते हैं इन तीनों माध्यमों से, पहले ही दिन आप अपना कंपनसेशन कोर्ट को प्रोड्यूस करते हैं और उसके हिसाब से आपको कंपनसेशन मिलता है। तो कंपनसेशन के लिए वही लीगल प्रक्रिया है। ठीक है, इस वक्त विजयवाड़ा से राहुल हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। राहुल, स्वागत है आपका, अपनी बात आप रखिए। चलो राहुल, आपका नंबर हम तक पहुंच चुका है। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की टीम जल्द आपको कॉल करेगी, आपकी समस्या जानकर बेहतर सहायता तक पहुंच जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका भी हम तक जुड़ने के लिए, बेहतर सहायता इस बारे में करने के लिए और हमारे दर्शकों की समस्याओं में बेहतर सलाह उनको देने के लिए।